Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel Anil Education. My dear students, आज हम लोग कक्षा 8 के विज्ञान में ह्यूमस के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमस किसे कहते हैं, इसका निर्माण मिट्टी के अंदर कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमस हिंदी नाम है जिसको अंग्रेजी में भी ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस भूरे काले रंग का एक कार्बनिक पदार्थ होता है। यह मिट्टी में जैव पदार्थों के गलने सड़ने से बनता है, अर्थात जितने जो सूक्ष्म जीव हैं पौधों तथा जंतुओं के मृत अवशेषों का अपघटन करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म जीवों को इसी क्रिया के कारण अपघटक भी कहते हैं, क्योंकि ये मृत जीव जंतुओं और पादप अपशिष्टों को गलाने का काम करते हैं, इसीलिए इनको डिकम्पोजर या अपघटक भी कहते हैं। तो ह्यूमस मिट्टी का एक मुख्य पोषक, ह्यूमस से मिट्टी को पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप इसे प्रायः देखे होंगे, जब मिट्टी में जल के द्वारा सिंचाई किया जाता है तो उसके ऊपर एक सफ़ेद फेन जैसा तैरता हुआ जो पदार्थ दिखाई देता है, उससे पता चलता है कि इस मिट्टी के पोषक तत्वों में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है। दूसरी चीज़ जो आपको हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास किए हैं। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसका कारण है केचुआ जिस खेत में जिस मिट्टी में रहते हैं उस मिट्टी को उलट पलट करते रहते हैं, छिद्र बनाते हैं, जिससे मिट्टी मुलायम और भुरभुरी बनी होती है। दूसरी चीज़, यदि केचुआ हल या जुताई के कारण मर भी जाते हैं तो उससे एक अच्छे खाद का निर्माण होता है, इसीलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। हर एक अवस्था में ये किसानों को लाभ ही पहुँचाते हैं। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, इसीलिए केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है, दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, दलहन वर्ग के जितनी फसलें हैं, चना, अरहर, मसूर, मटर, इन पौधों की जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं। इन ग्रंथियों में राइजोबियम नामक जीवाणु, जिसे अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलेंगे, पाया जाता है। इस बैक्टीरिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि यह वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, यानी कि नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देता है, जिससे भूमि में नाइट्रोजन की पुनः पूर्ति हो जाती है और दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एक तरह से कहा जाए तो दलहनी पौधों को उगाने से जब भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है तो इसे धान वाली फसलों के बाद ज़रूर दलहनी फसलों को लगाना चाहिए, फसल चक्र विधि अपनाकर। इससे नाइट्रोजन की पूर्ति हमेशा बनी रहती है। आगे हम लोग देखेंगे उर्वरक तथा खाद में अंतर। तो उर्वरक तथा खाद में निम्नलिखित मुख्य अंतर है। यहाँ पर हम आपको दो अलग अलग कॉलम के द्वारा दिखाए हैं। उर्वरक एक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है, जबकि खाद कार्बनिक पदार्थ है। उर्वरक का निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है, जो पैकिंग होकर बाज़ारों में पैकेटों के द्वारा आता है, जबकि खाद का निर्माण प्रकृति में पादप तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन से होता है। जंतुओं के अपशिष्ट मतलब उनके मल मूत्र के जब सड़ गल के नष्ट अपघटित हो जाता है तो उसी को हम लोग खाद के रूप में खेतों में प्रयोग करते हैं। उर्वरक का प्रयोग खेतों में फसल की बुआई के बाद किया जाता है, जबकि खाद का प्रयोग फसल की बुआई के पहले किया जाता है, यानी कि जुताई के समय किया जाता है। उर्वरक में पादप पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पादप पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं। क्योंकि आप देखे होंगे उर्वरक का प्रभाव तत्काल दिखाई देता है फसलों के ऊपर, लेकिन खाद का प्रभाव लाभदायक तो है, लेकिन इसका प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देता है, धीरे धीरे काम करता है। उर्वरक से
मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु खाद से मिट्टी में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग आसान होता है, जबकि खाद का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग कठिन होता है। सब कुछ ओवरऑल वी कंसीडर नाउ कंक्लूजन। उर्वरक का उपयोग हमें विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए, क्योंकि अंधाधुंध उपयोग से, उर्वरक के अधिक उपयोग से हमारे खेत की जो भूमि है बंजर बन सकती है, लेकिन खाद के कितना भी अधिक से अधिक उपयोग करने से यह भूमि को नुकसान नहीं पहुंचाता है और हमारी भूमि पोषक तत्वों से भरी रहती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें उर्वरक का उपयोग बहुत ही कम मात्रा में सावधानीपूर्वक आवश्यकता अनुसार करना चाहिए, लेकिन खाद का उपयोग हम कितना भी करेंगे तो हमारे भूमि के लिए नुकसानदायक नहीं है। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन, थैंक यू।